myself Devna Dave. In today's video, we are going to learn about contract. So, first of all, what is contract? Contract is an agreement by a person or a firm to do work under certain terms and conditions. Here it is a types of contract. So there are many types of contract. First is the lump sum contract. Second is the labor contract. Then the item rate contract, the percentage rate contract, the negotiated contract, and the material supply contract. First is a lump sum contract. So lump sum contract is a very traditional method. So basically in lump sum contract क्लाइंट को पहले से पता होता है कि उसकी कंस्ट्रक्शन कॉस्ट अप्रॉक्स कितनी होगी. सो एज अ कॉन्ट्रैक्टर वो पहले से ही क्लाइंट को बता देता है कि जो भी लेबर वर्क है या भी जितना मटेरियल्स है वो कितना यूज होगा और अप्रॉक्स कॉस्ट उसकी कितनी होगी. सेकेंड इज आइटम रेट कॉन्ट्रैक्ट. इन दिस कॉन्ट्रैक्ट कॉन्ट्रैक्टर फिक्स रेट अकॉर्डिंग टू आइटम. सो पहले से ही क्लाइंट को वो आइटम के अकॉर्डिंग कॉस्टिंग देता है. फॉर एग्जाम्पल जितने भी मटेरियल्स यूज होगा, जितने भी लेबर्स यूज होंगे, वो डे बाय डे जितने यूज होंगे उसके अकॉर्डिंग उसकी कॉस्ट फिक्स की जाएगी. नेक्स्ट इज नेगोशिएटेड कॉन्ट्रैक्ट. इन दिस कॉन्ट्रैक्ट द अमाउंट विल बी फिक्सेस बाय द नेगोशिएशन. सो कॉन्ट्रैक्टर और क्लाइंट के बीच में बातचीत होकर ही एक अमाउंट फिक्स हो जाती है. सो उसके रिलेटेड ही सारा कंस्ट्रक्शन वर्क उस अमाउंट के अंदर ही खत्म होगा. नेक्स्ट इज परसेंटेज रेट कॉन्ट्रैक्ट. सो इन दिस टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट जो कॉन्ट्रैक्ट होता है वो परसेंटेज वाइज पे होता है. फॉर एग्जाम्पल जो भी क्लाइंट है उसका जितना मटेरियल यूज होगा, जितना परसेंटेज मटेरियल यूज होता है उसके अकॉर्डिंग ही उसकी अमाउंट फिक्स होगी. सो कॉन्ट्रैक्टर को भी वो इजी रहता है, वो कोई एक्स्ट्रा आइटम ऐड नहीं कर सकता. ये पहले से ही फिक्स होता है कि कितनी परसेंटेज उनको मटेरियल्स चाहिए, उस हिसाब से ही उसका जो अमाउंट है वो फिक्स किया हुआ होता है. नेक्स्ट इज लेबर कॉन्ट्रैक्ट. So in labor contract, the contract is fixed by the labor. So step by step जितना भी साइट पे वर्क होता है उस हिसाब से हम लेबर को हायर करते हैं और उस हिसाब से उसका रेट फिक्स होता है. फॉर एग्जांपल सबसे पहले फाउंडेशन का वर्क होता है तो फाउंडेशन का लेबर अलग होगा. देन मैसनरी वर्क होता है, सो मैसनरी का भी लेबर अलग होगा. तो जब तक फाउंडेशन का वर्क चालू है तब तक ही हम फाउंडेशन के लेबर के साथ वर्क करेंगे, उसके बाद उसका कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाएगा. देन जो मैसनरी वाले वर्कर्स है उसका कॉन्ट्रैक्ट स्टार्ट होगा. उसके बाद जो भी हम जितना फॉर्म वर्क करते हैं या फ्रेम वर्क करते हैं या स्कैफोल्डिंग करते हैं, स्टेप बाय स्टेप जैसे जैसे कंस्ट्रक्शन होता जाएगा वैसे वैसे हम लेबर को हायर करेंगे और जो भी कंप्लीटेड लेबर्स है उसका कॉन्ट्रैक्ट उस टाइम पे खत्म होगा. सो बेसिकली इन दिस कॉन्ट्रैक्ट जो भी हमको अमाउंट देनी है वो जैसे जैसे हम वर्क करते जा रहे हैं, जैसे जैसे हम लेबर को हायर करते हैं उस हिसाब से ही हमको ऑन द स्पॉट उसकी अमाउंट देनी पड़ती है. And the last is the material supply contract. So in this type of contract, the contract will be fixed by the material. So जितने भी मटेरियल हमको यूज़ करने हैं उस हिसाब से उसकी कॉस्ट फिक्स होगी. फॉर एग्जाम्पल हमको जितना भी ब्रिक्स चाहिए क्वांटिटी में या जितना सीमेंट चाहिए उस हिसाब से ही हमको वो हायर करना है और उस हिसाब से उसको वहाँ पे हमको पे करना है. तो स्टेप बाय स्टेप हमको जितना मटेरियल चाहिए उस हिसाब से उसका कॉन्ट्रैक्ट फिक्स होगा. सो इसको मटेरियल सप्लाई कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं. सो दिस इज द टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. सो जो क्लाइंट होता है वो उसके ऊपर डिपेंड करता है कि उसको कौन से कॉन्ट्रैक्ट पे वर्क करना है कॉन्ट्रैक्टर के साथ. नेक्स्ट टॉपिक इज द टर्मिनेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. सो कॉन्ट्रैक्ट कौन से सिचुएशन में टर्मिनेट हो सकता है. सो देयर आर 5 वेज टू टर्मिनेट द कॉन्ट्रैक्ट. फर्स्ट इज इम्पॉसिबिलिटी टू अ परफॉर्मेंस. सो जो कॉन्ट्रैक्टर होता है वो पूरी तरह से पूरा कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म नहीं कर पा रहा है तब ये उस सिचुएशन में ये उनका कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो जाता है. सो फॉर एग्जाम्पल सेम टाइम के उसके पास बहुत सारे प्रोजेक्ट्स है और वो एक प्रोजेक्ट पे पूरी तरह से ध्यान नहीं दे पा रहा है, या तो फिर जैसा आर्किटेक्ट ने डिज़ाइन किया हुआ है उस अकॉर्डिंग वो कंस्ट्रक्शन नहीं कर रहा है, तो ऐसी सिचुएशन में उसका कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट हो जाएगा. सेकेंड इज ब्रेक ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. सो इन दिस टाइप ऑफ सिचुएशन जो कॉन्ट्रैक्टर होता है वो अच्छी तरह से क्लाइंट की जो भी रिक्वायरमेंट्स है वो फुलफिल नहीं कर पा रहा है, या तो फिर जो क्लाइंट है उसकी जो क्वेरीज है वो सॉल्व नहीं कर पा रहा है कॉन्ट्रैक्ट. तो इन दिस सिचुएशन उसका जो कॉन्ट्रैक्ट है वो टर्मिनेट हो जाएगा बाय द क्लाइंट. थर्ड इज टर्मिनेशन बाय अ प्रीवियस अग्रीमेंट. सो इन दिस सिचुएशन कॉन्ट्रैक्टर ने पहले से ही कोई पुरानी साइट पे या पुराने क्लाइंट के साथ अग्रीमेंट किया हुआ है और सेम टाइम पे वो दूसरे क्लाइंट के साथ अग्रीमेंट करना चाहता है,
तो वो पॉसिबल नहीं है, बिकॉज सेम टाइम पे वो दोनों जगह पे एक साथ नहीं पहुंच पाएगा। सो ऐसी सिचुएशन में भी उसका कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट हो जाएगा। उसको कंपलसरी पहले जो प्रीवियस उसका अग्रीमेंट है उसको कंप्लीट करना पड़ेगा, और वो कंप्लीट होने के बाद जब क्लाइंट सेटिस्फाइड होगा उसके बाद ही वो नया कॉन्ट्रैक्ट स्टार्ट कर सकता है। फोर्थ इज द कैंसिलेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। इन दिस काइंड ऑफ सिचुएशन जो कॉन्ट्रैक्टर होता है उसके ऊपर कोई इलीगल केस चल रहा है, या तो फिर जो भी उसकी रिक्वायरमेंट है वो अच्छे से फुलफिल नहीं कर पा रहा है। अगर क्लाइंट की ज्यादा क्वेरीज आती है तो और वो सॉल्व नहीं कर पा रहा है, तो इस हिसाब में भी ये जो उसका कॉन्ट्रैक्ट है वो कैंसिल हो जाएगा। सो दैट इज अ कैंसिलेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। एंड द लास्ट इज कंप्लीशन ऑफ वर्क। सो इन दिस काइंड ऑफ सिचुएशन जब पूरा वर्क कंप्लीट हो जाएगा, एग्जीक्यूट पूरा कंप्लीट वे में हो जाएगा, और उससे जो क्लाइंट है वो सेटिस्फाइड होगा, उस सिचुएशन में उसका कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हो जाएगा। सो जो कॉन्ट्रैक्टर है उसने जब कॉन्ट्रैक्ट स्टार्ट करने से पहले जितने भी अग्रीमेंट पे साइन किया हुआ होता है, जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस है उसके अकॉर्डिंग उसने वर्क किया, और आफ्टर एग्जीक्यूशन ऑफ वर्क क्लाइंट भी उससे सेटिस्फाइड है, उस ड्यूरेशन में उसका कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हो जाएगा। सो दीज आर द 5 वेज ऑफ द टर्मिनेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। नेक्स्ट टॉपिक इज द रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ अ कॉन्ट्रैक्टर। सो कॉन्ट्रैक्टर की बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है जब वो साइट पे वर्क करता है। सो फर्स्ट इज अ कॉन्ट्रैक्टर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द मटीरियल्स एंड द लेबर्स। तो जितने भी साइट पे मटेरियल यूज होने वाला है और जितने लेबर वहाँ पे यूज होगा, उन सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कॉन्ट्रैक्टर के ऊपर होती है। देन द कॉन्ट्रैक्टर शुड वर्क ऑल द प्लान्स एंड स्पेसिफिकेशन विच इज गिवन बाय द आर्किटेक्ट। सो आर्किटेक्ट से जितने भी प्लान्स उनको दिए जाते हैं उसके हिसाब से ही उसको वर्क करना है, और वो देखने की रिस्पॉन्सिबिलिटी कॉन्ट्रैक्टर की होती है। देन द कॉन्ट्रैक्टर शुड हायर अ क्वालिफाइड पर्सन एज अ साइट सुपरवाइजर। सो साइट सुपरवाइजर जो पर्सन होता है वो क्वालिफाइड होना चाहिए, उसको वो पता होना चाहिए कि जो भी वर्क्स प्लान में दिया हुआ है सेम एग्जीक्यूट हो रहा है या नहीं, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी साइट सुपरवाइजर की होती है, और साइट सुपरवाइजर को सुपरवाइज करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी कॉन्ट्रैक्टर की होती है। द कॉन्ट्रैक्टर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एनी डैमेजेस ड्यूरिंग द कंस्ट्रक्शन। तो ड्यूरिंग द कंस्ट्रक्शन जितने भी डैमेजेस होते हैं या कुछ अगर कुछ प्लस माइनस होता है तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कॉन्ट्रैक्टर की होती है। द कॉन्ट्रैक्टर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द लेबर्स सेफ्टी। सो साइड पे जितने भी लेबर्स वर्क कर रहे हैं तो उन सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कॉन्ट्रैक्टर के ऊपर होती है। कॉन्ट्रैक्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि जो लेबर्स है उसको सेफ्टी हेलमेट प्रोवाइड करे, उनके शूज प्रोवाइड करे, मतलब जो भी कंस्ट्रक्शन चल रहा है उसके अकॉर्डिंग जो भी मटेरियल्स है वो कॉन्ट्रैक्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि उनको वो लेबर को ला के दे। इट इज अ कॉन्ट्रैक्टर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी टू चेक द ऑल बिल्स। सो जितने भी बिल वहां पे आते हैं, जितने कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो जाते हैं, उस सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कॉन्ट्रैक्टर की होती है। सो बेसिकली कॉन्ट्रैक्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा होती है कि साइट पे जितना भी वर्क हो रहा है वो प्रॉपर वे में हो रहा है या नहीं, या जितने भी वहाँ पे साइट सुपरवाइजर है वो प्रॉपर वे में अपना वर्क कर रहे हैं या नहीं, जितने भी लेबर्स हैं उन सबकी सेफ्टी। सो ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी कॉन्ट्रैक्टर की होती है। इन टूडेज वीडियो वी लर्न अबाउट द टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, द टर्मिनेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, and the responsibilities of contract. The more topics we are going to learn in my next upcoming videos. Thank you.